नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट जो हमारा लेक्चर था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का, उसमें हमने पढ़ा था प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट। अब किनके अपीयरेंस की बात हुई थी? वहाँ पर बात हुई थी एक्यूज्ड या विटनेस के अपीयरेंस की बात हुई थी, जिसको लेकर प्रावधान दिया गया है चैप्टर 6 के तहत। अगर मैं सेक्शंस की बात करूं तो सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 71 तक सम्मन्स को लेकर प्रावधान दिया गया था। वहीं सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 83 में वारंट ऑफ अरेस्ट, जिसे गिरफ्तारी के आदेश के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसे लेकर प्रावधान दिया गया था। वहीं अगर मैं बात करूं सेक्शन 84 से लेकर सेक्शन 89, तो इसे लेकर प्रावधान दिया गया है आपके प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट को लेकर, जिसे हम उद्घोषणा और कुर्की जब्ती के नाम से भी जानते हैं। तो वहां पर जिनके अपीयरेंस की बात हो रही थी वह थे आपके एक्यूज या फिर विटनेसेस। ठीक है, यहां पर जो हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन की, यहां पर बात करेंगे जिसके अपीयरेंस की, वह है आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को उपस्थित कराना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, एंड अदर आइटम्स, सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। यह है आपका चैप्टर 7। अगर इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग देखें, चैप्टर 7 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 outlines the process to compel the production of documents exactly and other items। जो चैप्टर 7 है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का, यह बात करता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के प्रोडक्शन की बात करता है, और अदर आइटम्स। अदर आइटम्स क्या है? डीम्ड नेसेसरी फॉर वेरियस लीगल प्रोसीडिंग्स अंडर द संहिता। दिस चैप्टर प्रोवाइड्स डिटेल प्रोसीजर्स फॉर समन्स टू प्रोड्यूस इशुएंस ऑफ सर्च वारंट। इसमें समन्स इशू किया जाता है किस बात के लिए? सर्च वारंट के लिए। एंड मिसलेनियस प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्च एंड सीजर। इस पूरे चैप्टर में प्रावधान दिया गया है, समन्स को लेकर दिया गया है, इशुएंस ऑफ सर्च वारंट्स को लेकर दिया गया। पूछते हैं ना कि आपका सर्च वारंट है या नहीं, ये वही सर्च वारंट है। एंड मिसलेनियस प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्च एंड सीजर एक्टिविटीज। चैप्टर 7, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आइटम्स अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इशूड बाय कोर्ट और पुलिस ऑफिसर। टारगेट्स किनको देना है ये संबंध या सर्च वारंट? इंडिविजुअल्स टू ब्रिंग स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स एंड आइटम्स। इट कवर्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल डेटा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी है आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, या किसी भी माध्यम से। यही डिवाइस है मेरा, इसमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, है ना। पर्पस क्या है? एसेंशियल फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। अब सर्च वारंट इशूड बाय मैजिस्ट्रेट फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद समन्स फॉर स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, काउंटरफिट्स, ऑथराइजेस सर्च ऑफ स्पेसिफिक प्रीमाइसेस। देन आफ्टर आपका सर्च एंड सीजर प्रोविजन, इसमें प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग सर्चेस। देन आफ्टर रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेसेस। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंडेटरी इन मैनी केसेस, मोबाइल से रिकॉर्डिंग होगी। प्रिपरेशन ऑफ सीजर लिस्ट, कॉपीज गिवन टू ऑक्यूपेंट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि आपके एग्जाम के तीनों स्टेज पर काम आते हैं आपको, उसमें से यह टॉपिक आज का भी है आपका। ध्यान से पूरे सेशन को देखिएगा। सेक्शन 94, समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। किस बात के लिए सम्मन दिया जाएगा? टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। सेक्शन 94 ऑथराइजेस कोर्ट और पुलिस ऑफिसर्स टू इशू रिटेन ऑर्डर्स। रिटेन ऑर्डर वही समन्स जो होता है आपका रिटेन में होता है, इन रिटेन होता है, इधर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक, कंपेलिंग इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस। किस बात के लिए उनको समन भेजा जाता है? या तो आप भौतिक रूप से यानी खुद इन पर्सन जाइए वहां पे बिफोर कोर्ट, या फिर जो कंसर्न पुलिस ऑफिशियल है वहां पर जाइए और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं वहां पर आप उनको दीजिए। ठीक है, या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम भी जा सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भी जा सकते हैं। ठीक है, आप मेल पर भेज सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है, आप वैसी स्थिति में नहीं है कि आप नहीं जा पाएंगे, तो आप थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड भी उनको भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के सहारे से भी आप भेज सकते हैं। कंपेलिंग इंडिविजुअल्स, किस बात के लिए कंपेल किया जाता है? टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और अदर आइटम्स, या अदर आइटम्स में क्या है? विच इज नेसेसरी फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स। जो आपकी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें उन चीजों की आवश्यकता है, उन्हें आपको प्रोड्यूस करना है। इंडिविजुअल्स मस्ट कंप्लाई बाय अटेंडिंग एंड प्रोड्यूसिंग
द स्पेसिफाइड आइटम्स एट द डेजिग्नेटेड टाइम एंड प्लेस। जो वक्त और समय आपको बताया गया वहाँ पे क्या करना है, आपको प्रोड्यूस करना है। जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं या जो भी अदर आइटम्स मांगे गए हैं वो आपको प्रोड्यूस करना है। ठीक है। एग्जाम्पशंस, इसमें कुछ छूट है, किन किन मामलों में छूट है, रियायत है, वह भी समझते हैं। सेक्शन 94 डज नॉट अप्लाई टू, कहाँ अप्लाई नहीं होता है ये, है ना। क्योंकि कानून में कहा जाता है कि कानून में एक्सेप्शन भी दिया रहता है। ठीक है, वो क्यों दिया रहता है, क्लैरिफिकेशन के लिए। ठीक है, कि आपको यह तो करना है लेकिन इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, ताकि मिसयूज ऑफ लॉ ना हो। क्या है यहाँ पर, प्रिविलेज कम्युनिकेशंस, यह है आपका सेक्शन 129 एंड 130 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, जहां पर प्रिविलेज कम्युनिकेशन की बात हुई है, उससे संबंधित आपको कोई भी दस्तावेज या कोई भी एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही क्यों ना हो वो आप नहीं मांग सकते हैं। कोई कॉल डिटेल, कोई मेल, कोई मैसेज, कोई व्हाट्सएप चैट, आप जहां प्रिविलेज कम्युनिकेशन है वहां आप नहीं मांग सकते हैं। बैंकिंग रिकॉर्ड्स अंडर द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, इससे संबंधित भी आप कोई दस्तावेज रिकॉर्ड नहीं मांग सकते हैं। ठीक है। देन आफ्टर आइटम्स इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल अथॉरिटीज, एग्जाम्पल लेटर्स और पार्सल्स, यह भी एक्सेप्शन में शामिल है। इसको लेकर जो आपका पोस्टल अथॉरिटीज के पास जो दस्तावेज है, इसको लेकर एक अलग से प्रावधान दिया गया है ना। लेकिन समन्स के माध्यम से डायरेक्टली आप नहीं मांग सकते। इसको लेकर कहाँ प्रावधान दिया गया उसे भी हम लोग समझेंगे, उसके भी लिमिटेशंस क्या है, एक्सेप्शन क्या है, सब कुछ समझेंगे। देन आफ्टर आता है आपका सेक्शन 95। सेक्शन 95 कहता है प्रोसीजर एज टू लेटर्स। वही पोस्टल डिपार्टमेंट का बात जो मैंने कहा था ना, अब यहां पर आप देखिए चीजों, अब आपको चीजें समझ में आएंगी। सेक्शन 95 ऑफ BNSS पर्टेन्स टू द हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किस तरह के डॉक्यूमेंट की बात करता है, पार्सल्स और आइटम्स इन द कस्टडी ऑफ, निश्चित तौर पर पार्सल और कोई आइटम है तो वो किसके कस्टडी में होगा, पोस्टल अथॉरिटीज के कस्टडी में होगा। व्हेन दे आर नीडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन में वैसे दस्तावेज, वैसे पार्सल, वैसे डॉक्यूमेंट, वैसे लेटर की आवश्यकता है, तब क्या होगा, व्हेन दे आर नीडेड फॉर इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज, ट्रायल्स और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स, न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें इसकी आवश्यकता है, तब क्या होगा, इट ऑथराइजेज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। कौन मांग सकते हैं, देखिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पुलिस नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट्स ऑफ सेशन और हाई कोर्ट्स। इसीलिए वहां पर उसको शामिल, सेक्शन 94 में उसको शामिल नहीं किया गया। कानून को ऐसे ही बाइफरकेट कीजिएगा, क्वेश्चन बन रहा है आपका, समन्स के थ्रू आप नहीं मांग सकते, लेकिन सेक्शन 95 में अगर लगता है कि कोई ऐसा दस्तावेज जो कि पोस्टल डिपार्टमेंट की कस्टडी में, जिसमें कि लेटर्स हो सकता है, कोई पार्सल हो सकता है, कोई ऐसा आर्टिकल हो सकता है जिसकी आवश्यकता है इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में या फिर लीगल प्रोसीडिंग में, न्यायिक प्रक्रिया में, तब वैसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, कोर्ट्स ऑफ सेशन के द्वारा और हाई कोर्ट्स के द्वारा, ये सारे नाम याद रखिएगा, यह आपसे पूछा जाता है। वह क्या करेंगे, इनको यह अधिकार है कि टू रिक्वायर पोस्टल अथॉरिटीज टू डिलीवर सच डॉक्यूमेंट्स, ये आदेश करेंगे पोस्टल अथॉरिटीज जो है उनके विभाग को कि भाई यह आर्टिकल हमें चाहिए, यह हमें मुहैया कराइए आप। ठीक है, और इसको अपने कब्जे में रखा जाएगा, है ना, और सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। ठीक है, सेफ कस्टडी में रखा जाएगा ताकि जो भी वो आइटम रखा गया है वो डैमेज ना हो। ठीक है, क्योंकि एक तरह का वो एविडेंस होता है आपका। उसके बाद सेक्शन 96 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। वही सर्च वारंट कहते हैं ना कि सर्च हमें करना है, तो क्या सर्च वारंट है आपके पास, यही यही वो सर्च वारंट है सेक्शन 96 में यहाँ पर। अब कैसे सर्च वारंट होता है, सारी चीज़ें समझिए। सेक्शन 1966 ऑफ BNSS पर्टेन्स टू द इशुएंस ऑफ सर्च वारंट बाई कोर्ट्स, ये न्यायालय के द्वारा जो सर्च वारंट है इशू किया जाता है। व्हेन सर्टेन कंडीशंस आर मेट, इसके लिए कुछ कंडीशंस भी दी गई हैं। इट ग्रांट्स कोर्ट्स द अथॉरिटी टू इशू सर्च वारंट्स अंडर सेवरल सर्कमस्टांसेस। अब वो परिस्थितियां क्या, किन किन परिस्थिति में आपका सर्च वारंट इशू किया जाएगा, अभी वही हम लोग समझते हैं सारी चीजों को। ठीक है, प्रॉपर आपको दिख रहा है ना, एक बार मैं कैमरे की सेटिंग कर देता हूं प्रॉपर। ठीक है,
व्हेन अ पर्सन addressed with a summons or requisition is believed unlikely to produce the required documents। देखिए, सर्च वारंट तभी, देखिए इसका जो पर्पस है सेक्शन का क्या है कि भाई ऐसे डॉक्यूमेंट या ऐसे आर्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही क्यों ना हो, उसकी आवश्यकता है किस बात के लिए? इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या लीगल प्रोसीडिंग में। वह उसके उसको क्या करते हैं? मंगवाते हैं। ठीक है? या तो इन पर्सन आप मुहैया करवाइए, इंडिविजुअल को आदेश दिया जाता है। ठीक है? या तो आप उसे इन पर्सन मुहैया करवाइए या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आप उसको प्रोवाइड कराइए, मेल के माध्यम से या और किसी अन्य माध्यम से आप प्रोवाइड कराइए। या फिर आपके पास कोई डेटा है, कोई हार्ड डिस्क है, तो आप प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर उस व्यक्ति के द्वारा वह जो दस्तावेज है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, जो आर्टिकल है, वो प्रोवाइड नहीं करवाया जाता, तो वैसी स्थिति में सेक्शन 96 का रिकोर्स लिया जाता है और उस व्यक्ति के यहाँ पहुँच जाते हैं। वो कोई ऑफिस हो सकता है, किसी का आवास हो सकता है ना? या फिर कोई ऐसा जगह हो सकता है जहाँ की किसी आइटम को स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है? तो वैसी स्थिति में क्या होगा? सेक्शन 96 में सर्च वारंट, क्योंकि बिना सर्च वारंट के आप जा नहीं सकते हैं, आपको क्या करना है? सर्च करना है, तो सर्च के लिए आपको वारंट चाहिए। ठीक है? नहीं तो ऐसे कोई भी घुस जाएगा, किसी के यहाँ कहीं भी चला जाएगा। व्हेन द लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और आइटम्स इज अननोन, भाई या तो उसे प्रोड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है? जब समन दिया गया था, समन के मामले में समन दिया गया, समन में वो व्यक्ति क्या हुआ? प्रोड्यूस नहीं किया डॉक्यूमेंट को, या फिर जो लोकेशन है डॉक्यूमेंट का वह अननोन है। ठीक है? When a general search or inspection is deemed necessary for the purpose of an inquiry, trial or other proceeding under the संहिता, अगर जनरल सर्च की आवश्यकता है या कोई इंस्पेक्शन की आवश्यकता है, तो वैसी स्थिति में भी आपका सर्च वारंट इशू किया जाता है। दिस सेक्शन आउटलाइंस द प्रोसीजर्स फॉर स्पेसिफाइंग द स्कोप ऑफ द सर्च इन द वारंट एंड रिस्ट्रिक्ट्स द इशुएंस ऑफ सर्च वारंट टू स्पेसिफिक जुडिशियल अथॉरिटीज। Overall, Section 96 provides a framework for obtaining search warrant to aid investigation and legal proceedings under this Sanhita, ensuring that searches are conducted lawfully and with appropriate judicial oversight। लेकिन मेन पर्पस इसका वही है जो मैंने आपको बताया। सेक्शन 96 सर्च वारंट है। सर्च वारंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कि भाई पूर्व में जो समन दिया गया, ठीक है, उस समन के माध्यम से मांगा गया किसी व्यक्ति विशेष से, किसी इंडिविजुअल से या किसी संस्था से या किसी डिपार्टमेंट से, ठीक है, कि भाई हमें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में आवश्यकता है इस दस्तावेज की, आपके कंप्यूटर है उसके हार्ड डिस्क की, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या और कोई ऐसा आर्टिकल है ना, अगर उसे मुहैया नहीं करवाया जाता है, न ही इन पर्सन मुहैया करवाया जाता है और न ही थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड मुहैया कराया जाता है, कोई ऐसा मेल है, कोई ऐसा चैट है या कोई ऐसी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क भी आप इन पर्सन नहीं जाके आप थ्रू क्या कर सकते हो, उसको आप आर्टिकल को किसी और माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। ठीक है ना? आप उस माध्यम से भी उस आर्टिकल को अगर आप नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, उस माध्यम से भी अगर आप नहीं भेज रहे हैं या कोई आपके ऑफिशियल स्टाफ हैं वो भी लेके जा सकते हैं, वह भी नहीं कर रहे हैं अगर, तो वैसी स्थिति में आपका जो ऑफिस है या प्रीमाइसेस है वहाँ पर पुलिस के द्वारा वहाँ पर सर्च वारंट के साथ आकर और उन चीज़ों को सर्च किया जाएगा, फिर उसे कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है? सेक्शन 97, सेक्शन 97 बात करता है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी एंड फॉल्स डॉक्यूमेंट। ऐसे जगह का सर्च करना वहां पर, ठीक है, किस कैसे जगह का सर्च होगा? जहां की लगता है कि वहां पर जो ऐसी संपत्ति को स्टोर करके रखा जा रहा है जो चोरी से प्राप्त की गई है, ठीक है, स्टोलन प्रॉपर्टी उसे ही कहते हैं, या फिर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट है, ठीक है, फर्जीवाड़ा करके कोई दस्तावेज वहां पर तैयार किया गया है, तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों का पुलिस के द्वारा पूरा यहाँ पर क्या किया जा रहा है? छानबीन किया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है ना? सेक्शन 97 बी एंड एस एस ऑथराइजेज मैजिस्ट्रेट्स, अब किसको ऑथराइजेशन है यहाँ पर? तो मैजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर्स टू कंडक्ट सर्चेज ऑफ प्रीमाइसेस सस्पेक्टेड टू हार्बर टू स्टोलन प्रॉपर्टी। वही स्टोलन, कोई चोरी की हुई वस्तु है उसको इकट्ठा कर रहे हैं, भाई अपने एक स्टॉक पॉइंट बना लिया, चोरी करके सामान लाते हैं और वहां पर आप रखते हैं। ठीक है? जैसे आजकल जैसे बाइक चोरी होती है, तो बाइक को चोरी करके कोई उन्होंने कोई गैरेज बना रखा है, इलीगल तरीके से कोई प्रीमाइसेस है, वहां पर उस आर्टिकल को चोरी करके और वहां पर रखते हैं,
तो अगर पुलिस को लगता है सस्पेक्ट होता है तो पुलिस क्या करेगी, सर्च करेगी उस जगह का जाके, इसी में जाएगी पुलिस, सेक्शन 97 में, ठीक है। सर्च ऑफ प्रीमाइसेस सस्पेक्टेड टू हार्बर स्टोलन प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स, या कोई आपत्तिजनक कोई वस्तु वहां पर है। अपॉन सस्पिशन ऑफिसर्स कैन एंटर द प्रीमाइसेस, सीज एनी सस्पेक्टेड आइटम्स एंड टेक नेसेसरी एक्शन इंक्लूडिंग अरेस्ट। गिरफ्तारी भी की जा सकती है अगर कोई वहां पर रोकता है या कोई ऐसा चीज प्रयास करता है, अवरोध पैदा करता है, किसी तरह का हिंड्रेंस पैदा करता है ना, तो वहां पर क्या होगा, पुलिस को गिरफ्तारी का भी आदेश है, पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है। दिस सेक्शन एम्स, उद्देश्य क्या है इसका, टू एड्रेस सिचुएशंस इन्वॉल्विंग क्रिमिनल एक्टिविटीज और द स्टोरेज ऑफ इलिसिट आइटम्स बाय प्रोवाइडिंग लीगल अथॉरिटी फॉर सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस। ठीक है, कोई ऐसा इलीगल आइटम, कोई ऐसी गतिविधि जो कि क्या है, गैर कानूनी है, वहां पर हो रहा है, कोई ऐसा दस्तावेज है, कोई चुराई हुई वस्तु वहां पर रखी जा रही है, ठीक है, स्टोलन कोई आर्टिकल है, कोई प्रॉपर्टी है, तो वहां पर पुलिस के द्वारा क्या किया जाएगा, संदेह के आधार पर भी पुलिस वहां पर क्या कर सकती है, सर्च कर सकती है और उन आइटम्स को सीज करेगी। ठीक है, अपने कब्जे में लेगी, अपने हिरासत में लेगी उस आइटम को। और कोई अगर वहां पर अवरोध पैदा करता है, किसी प्रकार का हिंड्रेंस क्रिएट करता है, तो उससे गिरफ्तारी भी की जाएगी। सेक्शन 98 क्या है, बहुत, मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है, सबसे बड़ी बात है। सेक्शन 98 BNSS क्या कहता है, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट्स फॉर सेम। देखिए, कोई ऐसा आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ठीक है, जो कि बियॉन्ड द लिमिट ऑफ लॉ है, यानी कि भाई आप ऐसी चीजों को पब्लिश नहीं कर सकते हैं जिससे गलत मैसेज जाए या विधि सम्मत ना हो। ठीक है, विधि सम्मत ना हो, इलीगल हो, ऐसा पब्लिकेशन इलीगल हो। छापने का मतलब यह तो नहीं कि आप कुछ भी छाप दीजिएगा किताब में, अखबार में, है ना, विधि सम्मत हो, है ना। तो अगर कोई ऐसा कोई आइटम, ठीक है, जो कि पब्लिश हुआ है, तो उसके लिए भी पुलिस को अधिकार है सेक्शन 98 में, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशंस फॉर, उसको जब्त करना, फॉरफिट करना नहीं, जब्त करना। सेक्शन 98 एड्रेसेस द फॉरफीचर ऑफ पब्लिकेशंस कंटेनिंग पनिशेबल कंटेंट। एग्जैक्टली पनिश, अब देखिए, पनिशेबल कंटेंट का मतलब कि कोई ऐसा आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसके लिए क्या है, सजा है। और सजा किस बात के लिए है, अगर आप कानून तोड़ते हैं, कोई ऐसा आपका कोई इलीगल कंटेंट होता है, ठीक है, जो कि बियॉन्ड द लिमिट ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ लैंड, हमारे देश के कानून के हिसाब से जो बातें लिखी गई हैं किसी अखबार में, किसी किताब में, है ना, किसी मैगजीन में, और वह गलत है, वह इलीगल है, वह कंटेंट इलीगल है, विधि सम्मत नहीं है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो ऐसे जो कंटेंट हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट को, अपॉन आइडेंटिफाई करके ऐसे कंटेंट को, ऐसे डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करके जो कि न्यूज़पेपर में है, बुक्स में है और अदर डॉक्यूमेंट में है, टू डिक्लेयर एवरी कॉपी ऑफ द इशू फॉरफिटेड। अगर वह मार्केट में आ भी गया है तो सबको जब्त करना है। ठीक है, सबको जब्त करना है। देन आफ्टर, इसको लेके जो अधिकार दिया गया है, राज्य सरकार को दिया गया, उसे अथॉरिटी दिया गया है। इवन अगर आपका वो सॉफ्ट कॉपी में भी है तो उसकी जितनी भी कॉपियां हैं, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी जैसे कि आपका आप मोबाइल में देखते हैं सॉफ्ट कॉपी होता है वह, या कंप्यूटर में देखते हैं, ठीक है, वर्ड फाइल में, पीडीएफ में, पीपीटी फॉर्मेट में, तो वो सारी जो डिजिटल कॉपी है वो भी सब आपकी फॉरफिट की जाएगी, जब्त किया जाएगा। ठीक है, उसी को लेकर ये सर्च वारंट है। यहाँ पर जैसे देखिए, आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरा ये क्या है, कोई पब्लिकेशन हाउस का यह आपका स्टॉक है, स्टोरेज पॉइंट है, ठीक है, स्टॉक पॉइंट है, तो वहाँ पर पुलिस आकर सारी चीज़ों को देख रही है, आर्टिकल इलीगल है या नहीं है, क्योंकि अभी उन्हें जानकारी मिली है। छानबीन करने के बाद, सर्च करने के बाद पुलिस को उसे वेरीफाई किया जाता है पुलिस के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, दिस डिक्लेरेशन क्या होगा, अकम्पेन्ड बाई अ नोटिफिकेशन स्टेटिंग द ग्राउंड्स, उसमें ग्राउंड बताए जाएंगे कि भाई इस वजह से इस अखबार को या इस किताब को जब्त किया जा रहा है, उसमें कारण बताया जाता है। इट इनेबल्स पुलिस ऑफिसर्स टू सीज दीज पब्लिकेशंस वेयर एवर फाउंड इन इंडिया, कहीं भी हिंदुस्तान में हो उसे सीज करने का अधिकार है। एडिशनली मजिस्ट्रेट्स आर ऑथराइज्ड टू इशू वारंट्स अलाउइंग ऑफिसर्स टू सर्च प्रीमाइसेस सस्पेक्टेड ऑफ हार्बरिंग दीज पब्लिकेशंस। एग्जैक्टली, भाई वारंट है, पुलिस अथॉरिटी वहां पर जाएगी और वहां पर सर्च करके, और जैसा लगेगा उसको क्या किया जाएगा, उसको जब्त किया जाएगा, फॉरफिट करने का अधिकार दिया गया है।
The section ensures a mechanism for addressing objectionable content while upholding legal standards and preserving individual rights. बिल्कुल किसी के इंडिविजुअल के राइट, ठीक है, उस पर अगर उसका प्रभाव पड़ता है, समाज पर उसका बुरा असर पड़ता है, या फिर कोई ऐसा इलीगल कंटेंट अगर लिखा गया है, निश्चित तौर पर उसका भी प्रभाव बुरा पड़ता है, पूरा हमारे सिस्टम उससे प्रभावित होता है। रिसेंटली करें तो एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, एनसीईआरटी को लेकर एक इशू हुआ था जिसमें कि एक पूरा चैप्टर ही हटाया गया है ना। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। उसके बाद बात करें हम लोग सेक्शन 99 की। मैंने जैसा बताया आपको ना कि ये पूरा चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रावधान को अलग अलग स्टेज पर देखिएगा, अलग अलग प्रोविजंस में देखिएगा, और इससे आपके भर भर के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 99, एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर। जो फॉरफीचर हुआ था किताब का, अखबार का, या किसी भी ऐसे दस्तावेज का जिसमें कि लगता है कि इलीगल कंटेंट है और उसको फॉरफिट किया गया, उसको जब्त किया गया, तो अगर उसके खिलाफ अपील करना है, ठीक है, उसको सेट असाइड करना है, तो कहाँ जाइएगा? तो हाई कोर्ट में जाइएगा। एप्लीकेशन सेक्शन 99 के तहत आप जाइएगा वहाँ पर, हाई कोर्ट में इसको लेकर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। सेक्शन 99 आउटलाइंस द प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग, चैलेंज कर सकते हैं आप, उसे चुनौती दे सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर मेड अंडर सेक्शन 98। अभी जो सेक्शन 98 जो हमने देखा है ना फॉरफीचर का, किताबों का या अखबारों का जो फॉरफीचर किया गया, जिसे जब्त किया गया है इलीगल कंटेंट का ग्राउंड के आधार पर, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, यह कार्रवाई जो हुई है गलत हुई है, फॉरफीचर की जो कार्रवाई हुई गलत हुई है सेक्शन 98 में, तो आप सेक्शन 99 में जाके उसे चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाकर, ठीक है। उसमें भाई वही बात है, इट परमिट्स एनी पर्सन विद एन इंटरेस्ट इन अ न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट टू फॉरफीचर टू अप्लाई टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जाइए विद इन 2 मंथ्स, कितने दिन में जाना है उसका टाइम लिमिट दिया हुआ है, कब जाना है? हाई कोर्ट जा सकते हैं विद इन 2 मंथ्स। कब से 2 मंथ काउंट होगा? ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। जब ऑफिशियल गजट में यह बात पब्लिश किया जाता है कि भाई यह दस्तावेज है, उसको हम डिक्लेयर करते हैं कि उसमें जो कंटेंट है वो इलीगल है और उसे फॉरफिट किया जा रहा है। जिस दिन पब्लिश होगा उसके 2 महीने के अंदर में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। द हाई कोर्ट कंपोज्ड ऑफ ए स्पेशल बेंच इफ नेसेसरी हियर्स एंड डिटरमाइंस द एप्लीकेशन। एग्जैक्टली, हाई कोर्ट के द्वारा फिर बेंच का गठन होता है, फिर सुनवाई होती है। द सेक्शन अलाउज फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस। आप एविडेंस दे सकते हैं अपने अपने जो दावा किया गया है उसके सपोर्ट में, इंक्लूडिंग कॉपीज ऑफ द पब्लिकेशन इन क्वेश्चन। जिस कंटेंट को लेकर सवाल उठा है उस कंटेंट की आप कॉपी दे सकते हैं, आप बता सकते हैं, वहाँ पे जस्टिफाई कीजिए, आपको करना होगा कि सर इस कंटेंट में ऐसी कोई बात ही नहीं है, अननेसेसरी का ये कार्रवाई सेक्शन 98 में हमारे ऊपर किया गया। देन आफ्टर हाई कोर्ट को लगता है तो हाई कोर्ट के द्वारा जो सेक्शन 98 में आदेश दिया गया था, ठीक है, उसको हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जाए? रद्द भी किया जा सकता है, ठीक है। दिस प्रोविजन इंश्योर्स अ मैकेनिज्म फॉर इंडिविजुअल टू कंटेस्ट फॉर फ्यूचर declarations and seek redress in cases where they believe their publications have been wrongly targeted। अगर उन्हें लगता है कि नहीं, गलत तरीके से टारगेट किया गया है, उनके पब्लिकेशन को जो उन्होंने छापा है, पब्लिश किया है, उसको गलत तरीके से टारगेट किया गया है, तो उसको चैलेंज आप कर सकते हैं हाई कोर्ट में। यही बात कही गई। देन आफ्टर सेक्शन 100, सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गली कन्फाइंड। किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से कहीं पर उसको गिरफ्त में रखा गया है अवैध तरीके से। एक तो होता है कि भाई बाय फॉलोइंग लीगल टूल्स, जो भी लीगल टूल्स हैं, जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, लीगल मैकेनिज्म है, उसको फॉलो करके किसी ने क्राइम किया है, उसकी गिरफ्तारी होगी, उसको आप, वो लीगली कन्फाइनमेंट हो गया, उसको जेल के अंदर आप रख दीजिए, वो कहीं भी मूव नहीं कर सकता, जेल के अंदर रहेगा। लेकिन किसी को गलत तरीके से, चाहे पुलिस के द्वारा ही क्यों ना हो, अगर गलत तरीके से किसी की गिरफ्तारी हुई है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? या सेक्शन 100, सेक्शन 100 का रिकोर्स कोई कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा भी यह काम किया जा सकता है, तो इसमें हर कोई शामिल है। सेक्शन 100, सर्च फॉर पर्सन्स रॉन्गली कन्फाइंड। इसके अलावा आप कनेक्ट कीजिए, यहाँ पर आप हैबियस कर्पस में भी जा सकते हैं, रिटर्न हैबियस कर्पस का, वैसा ही बात है यहाँ भी। सेक्शन 100 ऑथराइजेज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अब ये ध्यान रखिएगा किन किन को पावर है सेक्शन 100 के तहत। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसके बाद एसडीएम, जिन्हें कहते हैं हम लोग सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, इनको पावर है किस बात का? टू इशू सर्च वारंट्स व्हेन देयर इज रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन इज रॉन्गफुली कन्फाइंड। गलत तरीके से, अवैध तरीके से उसे गिरफ्तार किया गया है, उसे गिरफ्त में रखा। गिरफ्तारी किसी के द्वारा भी, किसी अगर इंडिविजुअल के द्वारा भी किया गया, किसी पर्सन के द्वारा भी किया गया, या पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा ही क्यों न किया गया है, उस बात को आप चैलेंज कर सकते हैं अगर वो इलीगल है तो। These warrants empower designated persons to search for the confined individual and
अपॉन डिस्कवरी प्रॉम्प्टली प्रेजेंट द डैम बिफोर अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट। देखिए यहाँ पे अपीयरेंस कराया जा रहा है, जैसे ये बुजुर्ग हैं, इनको गलत तरीके से, अवैध तरीके से क्या किया गया, डिटेन किया गया है ना, कहीं पर एक जगह इनको गिरफ्त में रखा गया है, गिरफ्तार अवैध तरीके से। फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन, दिस प्रोविजन इंश्योर्स द स्विफ्ट इंटरवेंशन ऑफ अथॉरिटीज इन केसेस ऑफ सस्पेक्टेड अनलॉफुल कन्फाइनमेंट। अनलॉफुल कन्फाइनमेंट की बात है, ये वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका आधार क्या है, अनलॉफुल कन्फाइनमेंट। वो किसी के द्वारा, मैंने बताया ना, इवन आपका अरेस्ट भी शामिल है, पुलिस के द्वारा जो किया जाता है, या कोई इंडिविजुअल पर्सन भी या ग्रुप ऑफ पर्सन भी किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन करके अपनी हिरासत में, अपने गिरफ्त में रख सकते हैं कि भाई तुम्हें पकड़ लिया, यहां से बाहर नहीं निकल पाओगे तुम, तो इसका रिकोर्स लेंगे। इसका पर्पस क्या है, सेफ गार्डिंग इंडिविजुअल्स राइट्स एंड प्रॉम्प्टिंग प्रॉम्प्ट रिजोल्यूशन ऑफ सच सिचुएशन विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द संहिता, यही इसका पर्पस है। दैट्स ऑल। सेक्शन 101, सेक्शन 101 क्या कहता है, पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एब्डक्टेड फीमेल्स। ठीक है, अब यहां भी देख लीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। सेक्शन 101 इंपावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यहां भी सेम अथॉरिटी है। कोई फीमेल है, ठीक है, उनको एब्डक्ट किया गया, उनका अपहरण किया गया है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या उन्हें किसी इलीगल एक्टिविटी में उन्हें शामिल किया गया है, ठीक है, उनके जो लीगल गार्जियन है उनकी कस्टडी से उन्हें लेकर, ठीक है, बिना उनके कंसेंट के उनकी कस्टडी से लेकर, और क्या किया गया, उनसे इलीगल एक्टिविटी या कुछ भी ऐसा कराया जा रहा है जो इलीगल है ना, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, सेक्शन 101 इंपावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास टू एड्रेस कंप्लेंट्स ऑफ एब्डक्शन और अनलॉफुल डिटेंशन। अनलॉफुल डिटेंशन की बात आ रही है, एब्डक्शन स्टैंड फॉर अनलॉफुल डिटेंशन, गलत तरीके से किसे डिटेन करके रखा गया है, तो किन्हें, ऑफ वुमेन और फीमेल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18, जो 18 साल के उम्र के अंदर है, ठीक है, फॉर अनलॉफुल पर्पस, ठीक है, फॉर अनलॉफुल पर्पस, अवैध जो उद्देश्य है उसके लिए, उसकी पूर्ति के लिए, अपॉन रिसीविंग सच कंप्लेंट्स दीज मजिस्ट्रेट्स, कौन मजिस्ट्रेट, आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये तीनों याद रखिएगा, ये बात मेन चीज जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। These magistrates can issue orders for the immediate restoration of the affected individual, तुरंत उन जो है उनकी रिहाई, किसी के कब्जे में है वो, ठीक है, तो उनकी रिहाई के लिए तुरंत आदेश दिया जाएगा, टू देयर लिबर्टी और लॉफुल गार्जियंस, issuing necessary force if required. This provision underscores the Sanhita's commitment to protecting the rights and safety of vulnerable individuals, particularly women and children. उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, या उनको उनके लीगल गार्जियन से दूर किया जा रहा है ना, या उनको किसी इलीगल एक्टिविटी में आप सुनते होंगे कि महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ कुछ गलत होता है, वैसी स्थिति में क्या होता है, उनके जो गार्जियन है, उनके लॉफुल गार्जियन है, उनकी कस्टडी से उनको दूर करके और फिर उनसे गलत काम जो है, इलीगल एक्टिविटी में उन्हें शामिल किया जाता है, तो उसके लिए पूरा प्रावधान दिया गया है, ठीक है। देन आफ्टर सेक्शन 102, सेक्शन 102 क्या कहता है, डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च वारंट। सर्च वारंट को लेकर जो डायरेक्शन है वो इसमें दिया गया है, किन किन चीजों को आपको फॉलो करना है। सेक्शन 102 stipulates that certain provisions relating to search warrant issued under this chapter also applied to warrants issued for the search of place। देखिए वारंट्स को लेकर जो प्रावधान दिया गया है ना, उसी को बताया गया कि इसमें क्या क्या फॉलो करना है आपका। सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड ऑफ क्या है, कंटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी, जहां की आपको लगता है कि कोई चुराई हुई वस्तु वहां पर रखी गई है, ठीक है, उसका एक स्टॉक पॉइंट बना दिया गया, या कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट, कोई फर्जी दस्तावेज है, और अदर ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स, वहां पर कुछ भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी कोई ऐसा दस्तावेज है, कोई ऐसा मोबाइल है, कोई ऐसी हार्ड डिस्क है, कोई ऐसा सर्वर है जिसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स में है, या कोई भी ऐसा पब्लिकेशन है। इट मैंडेट्स दैट बिफोर कंडक्टिंग अ सर्च, अब देखिए यही बताया गया है इसमें, जो गाइडिंग फैक्टर है, सर्च तो करेंगे, आपके पास सर्च वारंट है, आप सर्च कीजिएगा, लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बताया गया है आपका, डायरेक्शन। इसीलिए सेक्शन 102 क्या बात करता है, डायरेक्शन एटसेट्रा ऑफ सर्च वारंट। सर्च वारंट करते वक्त किन किन बातों का, किन किन नियम का आपको पालन करना है। इट मैंडेट्स दैट बिफोर कंडक्टिंग अ सर्च, सर्च करने से पहले द पुलिस ऑफिसर और पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट मस्ट कॉल अपॉन 2 और मोर इंडिपेंडेंट विटनेस। 2 और मोर इंडिपेंडेंट विटनेस आपको वहां पर बुलाने होंगे, जो स्थल है जहां पर आप गए हैं सर्च वारंट के साथ, या फिर जो वहां के कोई सम्मानित व्यक्ति हैं। हर समाज में होते हैं ना कि भाई अरे यह व्यक्ति हैं सम्मानित हैं, है ना, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन, हर समाज में होते हैं,
उनकी उपस्थिति में आपको क्या करना है, सर्च करना है। ऐसे आप सर्च नहीं कर सकते। एडिशनली द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस टू बी सर्च और ए रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी अलाउड। अगर वहाँ के कोई जो मालिक हैं, किसी अगर प्रीमाइसेस में आप जा रहे हैं तो वहाँ कोई मालिक है, अगर मालिक नहीं तो कोई केयर टेकर ही है, तो उनकी भी उपस्थिति होगी, उनको भी अलाउ किया जाएगा। पूरा जो सर्च ऑपरेशन होगा, पूरा सर्च जो किया जाएगा ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन, उनको भी उपस्थित रहने का उस प्रीमाइसेस में अधिकार है। ठीक है। और एक सीजर लिस्ट तैयार करनी है, जो जो आइटम है जिसको कस्टडी में लिया गया है पुलिस के द्वारा, उसकी एक सीजर लिस्ट बनेगी। ठीक है। एंड साइंड बाय द विटनेस, और जितने भी गवाह होंगे उनके द्वारा उस पर हस्ताक्षर होगा सीजर लिस्ट पर। दिस सेक्शन इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन सर्च ऑपरेशंस। बिल्कुल कोई गलत ना हो वहां पर, इसके लिए। ठीक है। सारी चीजों को विश्वास में लेके और विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, यही उद्देश्य है भाई, आपको कानून की सीमा में रहते हुए ही सारी चीजों को आपको करना है। सेक्शन 103, पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपने मकान में रह रहा है, तो वो क्या करेगा, वह अलाउ करेगा जो भी सर्च के लिए आई हुई है, पुलिस आई हुई है, ठीक है, उनको अलाउ करेंगे, परमिट करेंगे कि ठीक है साहब, आपके पास अगर आदेश है, सर्च वारंट है, तो आप सर्च कीजिए, और जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो किया जाएगा वहां पर। फिर वही बात कह रहा है सेक्शन 103, आउटलाइंस प्रोसीजर्स फॉर कंडक्टिंग सर्च एंड इंस्पेक्शन इन क्लोज प्रीमाइसेस। ठीक है, जैसे किसी का मकान हो गया, कोई गोडाउन हो गया, है ना, तो इट मैंडेट्स दैट इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग इन और इन चार्ज ऑफ क्लोज प्रीमाइसेस मस्ट अलाउ ऑफिसर्स, बिल्कुल अलाउ कीजिए आप, एग्जीक्यूटिंग अ सर्च वारंट फ्री इंग्रेस, उनको आप आराम से आने दीजिए, कहीं कोई बात नहीं, सर्च वारंट उनके पास है, उनके पास आदेश है। ठीक है। और उनको रीजनेबल फैसिलिटीज जो भी सर्च के लिए है उनको मुहैया कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि भाई हमें हमें यह दरवाजा है, ये अलमीरा है, इसको खोलना है, देखना है, ठीक है, उनको कोऑपरेट कीजिए, यही वाली बात कही गई है इसमें। ठीक है। अगर एंट्री डिनाइड की जाती है तो ऑफिसर्स में प्रोसीड एज पर द प्रोसीजर आउटलाइन इन सेक्शन 44 का फिर रिकॉर्ड्स लेना पड़ेगा। फिर जो भी नेसेसरी जो होता है स्टेप होता है वहां पर आपको एंट्री के लिए तो लेना पड़ेगा वहां पर। ठीक है। अंदर जाने प्रवेश के लिए, प्रीमाइसेस में प्रवेश करने के लिए आप सेक्शन 44 का रिकोर्स वहां पर लिया जाएगा पुलिस अथॉरिटीज के द्वारा। देन द सेक्शन अलाउज स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर सर्चिंग इंडिविजुअल सस्पेक्टेड ऑफ कंसीलिंग आइटम्स। कोई आइटम चुराया हुआ है, कोई ऐसा आर्टिकल है, ठीक है, तो उसके लिए भी प्रावधान दिया गया, उसके लिए भी सर्च किया जा सकता है। वहां पे विटनेसेस होंगे, विटनेस के प्रेजेंस में सर्च किया जाएगा। लेकिन अगर जो प्रावधान इसमें दिए गए हैं सर्च के लिए, उसे अगर पुलिस के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है तो उसको लेकर क्या क्या कहा गया, फेल्यूर टू कंप्लाई विद सर्च प्रोसीजर आउटलाइंड इन सेक्शन 103 may result in legal consequences as specified in section 220 ऑफ द संहिता। देखिए, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर इसको लेकर फिर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो कि सेक्शन 220 में दिया गया, उसका लीगल कॉन्सिक्वेंस आपको भुगतना पड़ेगा उन सारी चीजों को लेकर। ओवरऑल सेक्शन 103 इंश्योर्स दैट सर्च आर कंडक्टेड लॉफुली। इसीलिए कहा गया जो भी सर्च प्रोसीजर होगा उसको लॉफुली आपको कंडक्ट करना है। जो सारी बातें विटनेसेस हैं, ठीक है, आपको सर्च वारंट दिखाना है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो करना है ना। उसके बाद फिर जो भी सर्च होगा उसको क्या करना, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, यह भी सारी बातें दी गई हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको करनी है, नए कानून में प्रावधान दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये इसलिए दिया गया है कि ड्यू रिगार्ड फॉर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्रॉपर ओवरसाइट। भाई हर, ठीक है, पुलिस है, पुलिस के को पावर है, तो इंडिविजुअल को भी उसके राइट्स हैं, उसके अधिकार हैं। ठीक है। तो मिसयूज नहीं होना चाहिए, कानून का मिसयूज ना हो, इसलिए सारी चीजें दी गई हैं। अब एंट्री एंड कंप्लायंस, रेजिडेंट्स और पर्सन इंचार्ज मस्ट अलाउ फ्री इंग्रेस फॉर सर्च। बिल्कुल, अगर मेरे यहाँ किसी को सर्च करना है पुलिस अथॉरिटी को, तो पहले मैं कहूँगा सर्च वारंट है कि नहीं, सर्च वारंट देखूंगा। फिर प्रॉपर जो भी है उद्देश्य है, जो जिस भी बात को लेकर वो सर्च करने आए, आप सर्च कीजिए, फ्री इंग्रेस, उनको कोई किसी तरह का मैं बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा, शांति से कीजिए, लेकिन वहाँ विटनेसेस होने चाहिए, सारी चीजें हैं, है ना। किसी को आप किसी का बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, मारपीट नहीं कर सकते हैं, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, अपशब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बाकायदा उसकी क्या होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी मोबाइल से। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। सेक्शन 104, सेक्शन 104 डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुडिक्शन। अगर जुडिक्शन के बाहर, ये मान लीजिए कि सर्च करना है, मुजफ्फरपुर की कोर्ट से आदेश हुआ है, अब सर्च करना है पटना में, ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, या कहीं और बाहर करना है, तो सेक्शन 104 एड्रेस्ड द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट इशूड बाय कोर्ट्स बियॉन्ड देयर लोकल जुडिक्शन व्हेन आइटम्स फॉर विच अ सर्च इज कंडक्टेड आर फाउंड। जिस बात को लेकर देखिए, मान लीजिए कि कोई सर्च वारंट इशू किया गया है, ठीक है,
और वह जो आर्टिकल है वह क्या है, जिस बात को लेकर सर्च वारंट इशू किया गया है वह आर्टिकल उस कोर्ट के जुडिक्शन से बाहर है। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, जब सर्च कंडक्ट किया जाएगा, सर्च वारंट लेकर पुलिस वहां जाएगी और सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, सर्च कंडक्ट किया जाएगा, और उस जगह पर वह सामान, वो वस्तु, वो आर्टिकल मिलता है जो कि क्या है, आउटसाइड द इशूइंग जुडिक्शन ऑफ कोर्ट है। तो सच आइटम्स, वैसे जो आइटम है, वैसे आर्टिकल जो मिले हैं वहां पर घटनास्थल से, वहां क्या होगा, अलोंग विद अ प्रिपेयर्ड लिस्ट, जो सीजर लिस्ट के साथ क्या होगा, या तो जिस कोर्ट के द्वारा सर्च वारंट इशू किया गया है वहां यह सीजर लिस्ट के साथ पूरे आर्टिकल को वहां प्रोड्यूस किया जाएगा, नंबर एक। नहीं तो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है, उनके जुडिक्शन में वहां पर इसे प्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि जरूरी है। सीजर लिस्ट के साथ जो आर्टिकल है, उस ऐसा नहीं है कि सबको आर्टिकल को लिया सर्च ऑपरेशन में, उसको कहीं भी रख दिया या पुलिस थाने लगे, ऐसा तो नहीं है। उसको प्रोड्यूस करना है, यह कोर्ट के रिकॉर्ड में सारी चीजें लिखाएंगी, तभी वो एविडेंस बनेगा, समझ गए ना, तभी वो एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि उस पूरे आर्टिकल की प्रॉपर कस्टडी हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ सीज किया, कुछ दिखा कुछ रहे हैं, है ना, है कुछ। तो इसीलिए ये सारी चीजों को यहां पर फॉलो किया गया है। दिस सेक्शन इंश्योर्स दैट सर्च वारंट इशूड बाय कोर्ट्स आर इफेक्टिवली एग्जीक्यूटेड। बिल्कुल भाई, सर्च वारंट किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा इशू किया गया है, तो उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, उस आदेश का पालन किया गया है या नहीं, विधि सम्मत तरीके से, उसी बात के लिए ये सारी चीजें दी गई हैं। इवन व्हेन आइटम्स आर फाउंड आउटसाइड देयर इमीडिएट जुडिक्शन, फैसिलिटेटिंग द सीमलेस लीगल प्रोसेस एंड इंश्योरिंग द प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ एविडेंस। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ एविडेंस, जो मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं कि आइटम कुछ और सीज किया, दिखा कुछ और रहे, सीजर लिस्ट में कुछ और है, आइटम मिसिंग है, ऐसा हो जाता था। तो इसीलिए सारे प्रावधान यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट बियॉन्ड लोकल जुडिक्शन, देखिए क्या, क्रॉस जुडिक्शन सर्च वारंट, वारंट्स इशूड बाय कोर्ट्स बियॉन्ड देयर लोकल जुडिक्शन आर एड्रेस्ड। बिल्कुल ठीक है, आप या तो जो इशूइंग जो कोर्ट है वहां भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, सीजर लिस्ट भी रहनी चाहिए साथ में, उसी से मिलान होगा। ठीक है, उसके बाद फिर नहीं तो जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है वहां प्रोड्यूस कर सकते हैं। हैंडलिंग ऑफ फाउंड आइटम, आइटम्स फाउंड बियॉन्ड द इशूइंग कोर्ट जुडिक्शन आर प्रॉम्प्टली टेकन बिफोर ईदर, या तो आप इशूइंग कोर्ट, जिस कोर्ट ने, इशूइंग कोर्ट का मतलब जिस कोर्ट ने सर्च वारंट इशू किया वहां आप लेकर जाइए, नहीं तो द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद द जुडिक्शन, या फिर जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैं जहां आर्टिकल आपने सीज किया है वहां भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंश्योरिंग पर्पस क्या, इंश्योरिंग प्रॉपर हैंडलिंग, इंश्योर्स सीमलेस लीगल प्रोसेस एंड प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ एविडेंस। मेन बात है साक्ष्य की बात है, एविडेंस की बात है। आपने सर्च वारंट किया, आर्टिकल लिया, वो सब कुछ ठीक है, बात यहाँ साक्ष्य की है, वो ध्यान रखना है ना, वो टेम्पर ना हो जाए, मिस हैंडलिंग ना हो जाए। सेक्शन 105, सेक्शन 105 रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जो मैंने आपको कहा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। आप जाइए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, आप खोलिए, पहला आपको सेक्शन मिलेगा, सेक्शन 2A, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, है ना, वहां पर आप देखिए। और सेक्शन 2I में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। इसलिए कहता हूं चीजों को कनेक्ट कीजिएगा तभी चीजें समझ में आएंगी, इसलिए पढ़िए। महासागर है, कानून महासागर है, लेकिन आपको पढ़ना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। महासागर में है, ठीक है, पढ़ते रहिए। फिर सेक्शन 105 मैंडेट्स द इशू ऑफ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स प्रिफरेबली सेल फोन्स। प्रेफरेंस में क्या है, तो आपका सेल फोन्स है, टू रिकॉर्ड द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्चेस। भाई जो भी आपका सर्च वारंट इशू हुआ है, ठीक है, और जो सीजर हो रहा है आर्टिकल का, उसको जो सीज किया जा रहा है, कस्टडी में लिया जा रहा है, जो सीजर लिस्ट है, पूरी प्रक्रिया, आर्टिकल को कस्टडी में लेना, सीजर लिस्ट की तैयारी और पूरा सर्च ऑपरेशन, इसका क्या होगा, प्रिफरेबली सेल फोन्स। ठीक है, प्रेफरेंस क्या देना है, तो यहाँ पर सेल फोन्स का इस्तेमाल होगा आपका किसी के, टू रिकॉर्ड द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्चेस, सीजर्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सीज्ड आइटम्स। पुलिस ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रॉम्प्टली फॉरवर्ड दीज रिकॉर्डिंग्स टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो रिकॉर्डिंग होगी ना, भाई सर्च एंड सीजर कर लिए, आप रिकॉर्डिंग भी आपको करना है, और जो प्रिफरेबल जो आपका आर्टिकल है वो है क्या है, तो सेल फोन है, क्या है, सेल फोन है। सेल फोन से आप उसको रिकॉर्ड कीजिए, और जितनी भी रिकॉर्डिंग है उसको, जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास हैं, यह भी सवाल बनता है, उनको क्या करना है, उनके सामने उसको आपको प्रोड्यूस करना है, उनको फॉरवर्ड करना है। दिस प्रोविजन इनहांसेस ट्रांसपेरेंसी। इसका पर्पस क्या है, ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इन सर्च एंड सीजर एक्ट, वो तय करता है, अकाउंटेबिलिटी तय करता है, जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनकी जिम्मेदारी तय करता है, कुछ गलत तो नहीं किया गया है, ये सारी चीजें, उसी को लेकर ये सारी चीजें यहाँ पर प्रोविजन दी गई। इंश्योरिंग दैट प्रॉपर प्रोसीजर्स आर फॉलोड
एंड प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल एविडेंस फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स। यही उद्देश्य है यहाँ। बहुत ही मज़ेदार पूरा ये सेशन है। चलिए, सेक्शन 106, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। पुलिस ऑफिसर को पावर है कि कुछ प्रॉपर्टी को क्या सीज भी कर सकते हैं। कैसी प्रॉपर्टी? सेक्शन 106 ग्रांट्स पुलिस ऑफिसर्स द अथॉरिटी टू सीज प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन, या चोरी की हुई कोई प्रॉपर्टी है, वस्तु है, और एसोसिएटेड विद क्रिमिनल एक्टिविटी, या फिर कोई आपराधिक कोई गतिविधि है, उससे अगर अर्जित कोई संपत्ति है तो उसको क्या किया जाएगा? उसको पुलिस के द्वारा क्या किया जा सकता है? उसको सीज किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद ईदर टू देयर सुपीरियर इफ सबऑर्डिनेट और डायरेक्टली टू द मजिस्ट्रेट हैविंग जुडिक्शन। द सेक्शन आउटलाइंस प्रोसीजर्स फॉर हैंडलिंग सीज्ड प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग टू द मजिस्ट्रेट एंड इफ नेसेसरी ट्रांसफरिंग कस्टडी टू अ डेजिग्नेटेड पर्सन अंडर अ बॉन्ड। हाँ बिल्कुल, इसको या तो भाई पुलिस के द्वारा उसको क्या किया जाएगा? सीज करके, और इसको प्रॉपर कस्टडी में इसको क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। जो भी संबंधित आर्टिकल होंगे, चोरी की जो वस्तु है उसको, और इसकी जो पूरी जानकारी है वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको दी जाएगी यहाँ पर, है ना। उसके बाद जो सुपीरियर अथॉरिटी है उनको दिया जाएगा, या फिर एक बॉन्ड के माध्यम से अगर कोई डेजिग्नेटेड पर्सन है, किसी और कोई दूसरे पदाधिकारी हैं, उनको दिया जाएगा। तो उनसे क्या किया जाएगा? एक बॉन्ड ले लिया जाएगा इस बात का कि भाई हम ये जो है पूरा आर्टिकल है वो आपकी कस्टडी में दे रहे हैं। इन केसेस ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू डिके और लो वैल्यू, कोई ऐसी वस्तु है जो कि खराब हो सकती है ना, परिशेबल आइटम कोई होता है, या कम कीमत की, लो वैल्यू की है, एक्सपीडिएटेड प्रोसीजर्स फॉर सेल, उसके लिए आप उसको बेचने का पूरा प्रावधान दिया गया, उसको भाई बेच दिया जाए तो वो क्या है? आर्टिकल खराब हो जाएगा, सड़ सकता है। ओवरऑल सेक्शन 106 फैसिलिटेट्स द लॉफुल सीजर एंड मैनेजमेंट ऑफ सस्पेक्टेड क्रिमिनल प्रॉपर्टी इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द लीगल स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फेयरनेस। ये सारी चीजें हैं। सेक्शन 107 अटैचमेंट फॉर फीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी किसका अटैचमेंट होगा? उसका फॉर फीचर, उसको जब्त किया जाएगा और उसको रिस्टोरेशन किया जाएगा प्रॉपर्टी का, उसको एक प्रावधान दिया गया सेक्शन 107 में। इट ऑथराइजेज पुलिस ऑफिसर्स विद अप्रूवल फ्रॉम, किससे अप्रूवल? फ्रॉम हायर अथॉरिटीज टू सीज प्रॉपर्टी सस्पेक्टेड ऑफ डिराइविंग फ्रॉम वही क्रिमिनल एक्टिविटीज। हायर अथॉरिटी से परमिशन लेकर और उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। ठीक है, यानी लेकिन प्रायर अप्रूवल लेना होगा। दे मे अप्लाई टू द कोर्ट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर अटैचमेंट, इनिशिएटिंग अ प्रोसेस वेयर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स can show cause within 14 days upon court determination of the property as proceeds of crime it may be attached। भाई कोई ऐसी संपत्ति है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी से अर्जित है, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से उसको अर्जित किया गया है, तो उसके अटैचमेंट की यहाँ बात हो रही है। एंड देन इट मे बी अटैच्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू अफेक्टेड पार्टीज। अगर कोई मान लीजिए कि किसी प्रॉपर्टी को अवैध तरीके से अटैच किया गया है, उसकी चोरी की गई है, उसको अपनी कब्जे में उस संबंधित व्यक्ति के द्वारा रखा गया है, पुलिस के द्वारा जब जांच में पाया जाता है कि यह जो प्रॉपर्टी है जिस व्यक्ति के द्वारा रखा गया वो अवैध तरीके से अर्जित किया गया है, तो जो इसके रियल में जो इसके ओनर थे, है ना, जिनके पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, जिनकी कस्टडी से उसको चुरा कर रखा गया है या इलीगल तरीके से उनसे लिया गया है, तो उनको फिर क्या किया, उनको वापस लौटा दिया जाएगा। यही बात कहता है यहाँ पर। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा अगर उसका कोई मालिक नहीं है, ठीक है, तो उसके द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा उसको फॉरफिट किया जाएगा, जब्त किया जाएगा, यानी राज्यसात कर दिया जाएगा उस संपत्ति को। इफ वैसी सिचुएशन इफ नो क्लेमेंट्स इमर्ज, अगर कोई दावेदार नहीं आता है उस प्रॉपर्टी को लेकर, किसी के द्वारा अगर दावा नहीं किया जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? वो प्रॉपर्टी सरकार के कस्टडी में आ जाएगी। ठीक है, दिस सेक्शन स्ट्रेंथेन्स क्राइम फाइटिंग एफर्ट्स बाय इनेबलिंग एसेट सीजर विद जुडिशियल ओवरसाइट एंड ड्यू प्रोसेस। देखिए ये ऐसा इसलिए किया गया है कि अक्सर लोगों के द्वारा क्या होता है कि गलत तरीके से संपत्ति, अवैध तरीके से संपत्ति को अर्जित किया जाता है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई इसी तरीके से की जाती है। उस प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है, फॉरफिट किया जाता है। अगर वो संपत्ति का जो असली में मालिक है, जो जेन्युइन पर्सन है, अगर वह कोई क्लेमेंट आता है तो उनको दे दिया जाता है, नहीं कोई क्लेमेंट आता है तो उसको राज्यसात कर दिया जाता है, वो फिर सरकार के कस्टडी में चला जाता है। सेक्शन 108, सेक्शन 108 क्या कहता है? मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंट। सेक्शन 108 कहता है कि मजिस्ट्रेट डायरेक्शन दे सकते हैं अपने प्रेजेंस में सर्च के लिए। सेक्शन 108 ग्रांट्स एनी मजिस्ट्रेट द अथॉरिटी टू ऑर्डर अ सर्च इन देयर प्रेजेंस। अपने अनुपस्थिति में भी वह सर्च ऑपरेशन का आदेश दे सकते हैं। यही बात कहता है आपका सेक्शन 108। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर फ्रेम में ले लेता हूं। ठीक है,
जस्ट ठीक है, चलिए। तो ये पावर देता है मजिस्ट्रेट को। दिस प्रोविजन इंपावर्स मजिस्ट्रेट टू डायरेक्टली ओवरसी एंड ऑथराइजेस सर्च इंश्योरिंग कंप्लायंस विद लीगल प्रोसीजर। देखिए मेन चीज क्या है, चेक एंड बैलेंस का काम है। जो भी सर्च होते हैं, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई ये मेरे प्रेजेंस में होना चाहिए, तो इसका आदेश भी वो दे सकते हैं सेक्शन 108 में। ऐसा इसलिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है सर्च वारंट का, इसीलिए यह सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं सेक्शन 108 के तहत कि मजिस्ट्रेट भी डायरेक्शन दे सकते हैं अपने प्रेजेंस में सर्च का। सेक्शन 109, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एटसेट्रा प्रोड्यूस्ड। जो सर्च एंड सीजर में जो दस्तावेज क्या हुए हैं, जो पाए गए हैं वस्तु, ठीक है, जिनको सीज किया गया, उसको क्या किया जाएगा, इम्पाउंड करने का, उसको जब्त करने का आदेश भी दिया जा सकता है। सेक्शन 109 ग्रांट्स कोर्ट्स द अथॉरिटी टू इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट और आइटम प्रोड्यूस बिफोर देम। भाई सीजर लिस्ट बन गई, डॉक्यूमेंट को भी सीज कर लिया गया। अब जब कोर्ट के सामने से प्रोड्यूस किया जाता है तो कोर्ट क्या करती है, उसको इम्पाउंड, उसको अपने हिरासत में जब्त करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जाता है सेक्शन 109 में। यही वाली बात है। दिस सेक्शन इनेबल्स कोर्ट्स टू रिटेन कंट्रोल ओवर डॉक्यूमेंट, है ना, और आइटम्स दैट आर डीम्ड रिलेवेंट टू लीगल प्रोसीडिंग्स में। अगर न्यायिक कोई कार्रवाई है, प्रक्रिया, उसमें उसकी जरूरत आवश्यकता होगी तो उसको क्या करेगा, सेफ कस्टडी के लिए उसके, और उसका अनऑथराइज्ड कोई वहां पर टेम्परिंग ना हो, कोई रिमूवल ना हो, इसीलिए कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया जाता है। बाय इंपावरिंग कोर्ट्स विद दिस प्रेरोगेटिव, सेक्शन 109 contributes to the maintenance of the integrity of legal process and facilitates the fair and just resolution of cases under the संहिता। यही बात है भाई, क्योंकि वो साक्ष्य है ना, जो आर्टिकल, जो प्रॉपर्टी, ठीक है, जो भी आर्टिकल है, प्रॉपर्टी है, जो भी आइटम्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही क्यों ना हो, उसको अगर जब्त किया, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है एविडेंस के रूप में उसको इस्तेमाल अगर उसका होता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, ट्रायल में, तो उसकी आवश्यकता होगी। तो इसीलिए उसके सेफ कस्टडी के लिए, उसका मिसयूज ना हो, मिसहैंडलिंग ना हो, उसको क्या किया जाए, कोर्ट के द्वारा आदेश देकर उसको अपने कस्टडी में उसको क्या किया, जब्त करके रखा जाएगा। सेक्शन 110, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेस। इसको भी देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। देखिए अक्सर इसको लेके बच्चों को लगता है कि सर ये क्या इसमें है लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स किस बात के लिए है, इतना सब कुछ तो हमने पढ़ लिया, अब बचा क्या। तो सेक्शन 110 ऑफ इनेबल्स कोर्ट्स इन द संहिता टेरिटरीज टू इशू समन्स। ठीक है, क्या होगा इसमें, समन्स होगा, वारंट होगा, और सर्च वारंट का इसमें क्या है, कोर्ट को पावर है इशू करने का। वो तो पहले भी था, तो यही कहोगे ना कि सर वो तो पहले भी था, लेकिन देखो यहाँ पर अलग है। फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड देयर जुडिक्शन, जुडिक्शन, उनके जुडिक्शन के बाहर अगर सर्च वारंट, समन्स या फिर वारंट अगर इशू करना हो, तब यहाँ पर जो प्रावधान दिए गए हैं उसे हम समझेंगे अभी, किन किन प्रावधान को यहाँ पर फॉलो करना है। इट अलाउज फॉर कॉपरेशन विद द कोर्ट्स इन अदर इंडियन स्टेट्स। भाई उसमें क्या होगा, जो मान लीजिए मुजफ्फरपुर का कोर्ट है और ये दिल्ली के किसी जुडिक्शन में जाना है, तो वहाँ का करकड़ुमा कोर्ट हो गया या और कोई रोहिणी हो गया, है ना, 30,000 हो गया, तो वहाँ के जुडिक्शन में है, तो वहाँ के कोर्ट में क्या किया जाएगा, उनके कॉपरेशन से, ठीक है, क्या किया जाएगा, आपसी तालमेल में वहाँ के कोर्ट में वह क्या किया जाएगा, वह जो आपका सम्मन्स है, वारंट या सर्च वारंट है, वहाँ पर भेजा जाएगा। ठीक है, या फिर वहाँ के कोर्ट में या वहाँ के जजेस या फिर मजिस्ट्रेट हैं उनके यहाँ भेजा जाएगा, या फिर फॉरेन कंट्रीज है, अगर विदेश का मामला, विदेश का है, कोई ऐसा आर्टिकल है, जो मामला है, जो भी ऐसा, वह क्या है, विदेश से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति है जिससे हमें वो आर्टिकल चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वहाँ अगर आपको समन्स वारंट, तो वो कैसे भेजेगा, तो यहाँ पर आ जाता है फॉरेन कंट्रीज का मामला। तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारा अरेंजमेंट है, हमारे जो सरकार की विदेश नीति है, उसके माध्यम से जो भी हमारे उनके बीच में संधि हुई है, ठीक है, उसके अनुसार क्या होगा, सर्विस ऑफ फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लीगल प्रोसेस का वहाँ पे अनुपालन किया जाए। एडिशनली it mandates the execution of search process received from other jurisdiction as if they were issued locally। बिल्कुल, अगर मामला मुजफ्फरपुर का है और अगर दिल्ली की किसी कोर्ट में जाता है, तो उसका एग्जीक्यूशन ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे किसी लोकल जुडिक्शन में होता है, सारे ड्यू प्रोसेस वैसे ही फॉलो किए जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें, इसका पर्पस क्या है, तो इंश्योरिंग स्मूथ लीगल प्रोसीडिंग्स एंड कॉपरेशन अक्रॉस टेरिटोरियल बाउंड्रीज, देयरबाय bolstering the efficacy of law enforcement and justice administration। for smooth functioning of administration of justice के लिए सारे प्रावधान दिए गए हैं। कोई ऐसा न समझे व्यक्ति कि मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ और यह तो बहुत दूर का मामला है ना, मैं तो मामला बिहार का है, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ, मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा, नहीं।
अगर कोर्ट को आपके बारे में जानकारी है और कोर्ट को आवश्यकता है दस्तावेज की, उस आर्टिकल की, उस डॉक्यूमेंट की, तो कोर्ट को यह अधिकार है कि आप कहीं के भी रहने वाले हों, वहाँ की कोर्ट के माध्यम से आपसे वो दस्तावेज मंगवाया जाएगा। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें हैं। कंक्लूजन क्या है? बड़ा ही सिंपल है पर्पस। वैसे तो मैंने इन डिटेल सारी चीज़ों को समझा दिया, फिर भी देख लीजिए चैप्टर 7 जो है आपका, वह इसका पर्पस क्या है? बीएनएसएस 2023 इस्टेब्लिशेस प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग क्रूशियल एविडेंस, जो भी हमारे एविडेंस है, साक्ष्य है, क्यों उसकी आवश्यकता है, नेसेसरी फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स। इट कवर्स समन्स, सर्च वारंट्स एंड फॉर फ्यूचर मैकेनिज्म इंश्योरिंग एडहेरेंस टू लीगल स्टैंडर्ड्स एंड इंडिविजुअल राइट्स। भाई ठीक है, कोर्ट की जो कार्रवाई है, न्यायिक प्रक्रिया है, वह तो फॉलो करना ही है, लेकिन किसी इंडिविजुअल का राइट है वो भी प्रोटेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती किसी के साथ। इसलिए सारी चीज़ें जो रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी पूरे सर्च वारंट की, मोबाइल से ये सारी चीज़ें प्रीफर दिया जा रहा है मोबाइल को, ये सारी चीज़ें। द चैप्टर प्रोवाइड्स क्लियर गाइडलाइंस फॉर हैंडलिंग डॉक्यूमेंट्स एंड आइटम्स। बिल्कुल जो भी डॉक्यूमेंट है सर्च सीजर में मिलता है और डॉक्यूमेंट को प्रॉपर कस्टडी में रखना है। इंपावर्स मजिस्ट्रेट टू ऑथराइज सर्चेज एंड इनकॉर्पोरेट्स मेजर्स फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस की बात यहाँ पर कही गई। मोर ओवर चैप्टर 7 एम्स टू इनहांस अकाउंटेबिलिटी इन लॉ इन्फोर्समेंट। अकाउंटेबिलिटी भी तय की गई है सबकी। इनकॉर्पोरेटिंग प्रोविजंस फॉर चैलेंजिंग डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफीचर अगर हुआ है तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में जाकर। रिकॉर्डिंग है, सर्च एक्टिविटीज की रिकॉर्डिंग है, जो मैंने अभी आपको बताया। इट आउटलाइंस प्रोसीजर फॉर सीजिंग सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी को भी लेकर कहा गया है। फैसिलिटिंग लीगल प्रोसेस बियॉन्ड द संहिता टेरिटरीज थ्रू, अगर मान लीजिए आउटसाइड लोकल जुडिक्शन जो लास्ट में हमने सेक्शन में पढ़ा था, उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, इन सारी चीजों को दिया गया है। इसका बेसिकली पर्पस क्या? ओवरऑल द चैप्टर underscores the Sanhita's commitment to effective law enforcement while upholding individual rights and maintaining the rule of law, contributing to a framework that promotes security, fairness and accountability. तो आज का यह सेशन पूरा आपका कंप्लीट होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इन डिटेल और थोड़ा सा क्या है ना कि फ्लो में रहते हैं, तो कोई वर्ड होता है तो क्या होता है, एक रिदम में मेंटेन करते हैं, तो कभी कभी चीज़ें थोड़ी सी अगर प्रोनाउंसिएशन में आपको लगे तो उसको एज इट इज़ वही समझिएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमें एक फ्लो मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है ना? तो और मैं कोशिश करता हूँ कि हालांकि मुझे करना चाहिए, पानी बीच बीच में पीने से क्या होता है कि वो मुंह एक्चुअली सूख जाता है बोलते बोलते, तो कभी कभी हो जाता है, तो उसको आप अन्यथा नहीं लेंगे। जो यहाँ पर लिखा गया उसे अदरवाइज नहीं लेना है, जो एज इट इज़ लिखा हुआ आप उसे वही समझेंगे। ठीक है ना? ये छोटी मोटी है, तो ये समझिए कि मेरा क्षम्य अपराध है, जो मुझसे ये गलती हुई है उसके लिए आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, और हर बार की तरह आज के इस सेशन का आपको पीडीएफ आपको लॉकुल के डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।